ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल में शरीर को सुरक्षित रखने का पीएम का मंत्र, कहा भारत की संस्कृति और प्रकृति से जुड़ा हुआ है आयुर्वेद। प्रेजेंटेड बाय ओमी, एसिडिटी हो तो ओमी लो। को प्रेजेंटेड बाय लक्स कोजी, 21 खूबियों वाली लक्स कोजी, सुनो तो अपने दिल की। पावर्ड बाय शिखर पान मसाला, जो दिल की सुनते हैं वो शिखर पे रहते हैं। को पावर्ड बाय ओरिएंट आई सीरीज फैंस। हमारे देश में आजादी की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव शुरू हो गया है। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में भारत का 2020 मैच इस समय चल रहा है। 5 साल में 405 विधायकों ने दल बदलकर सत्ता का स्वाद चखना जारी रखा है और हमारे देश का नौजवान आज भी अब भी रोजगार के लिए आंदोलन कर रहा है। एग्जाम में धांधली से परेशान है तो जरूरी है कि दस्तक दी जाए। नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। तो आज हमारी पहली दस्तक रोजगार के ही मुद्दे पर है, जो बताएगी नौकरी देने के दावों पर चौधरी बनना कैसे उल्टा पड़ गया। दूसरी दस्तक युवाओं की भर्ती परीक्षा के मुद्दे पर है, जिसमें हम पूछेंगे कि इम्तिहान कराने में भी फेल क्यों हो जाता है हमारा सिस्टम। और तीसरी दस्तक एक ऐसे फैसले की जो बताएगी आस्था बनाम अतिक्रमण की लड़ाई के बड़े पहलू। शुरुआत आइए करते हैं रोजगार के दावों पर मुख्यमंत्री तक को भ्रम में डालकर चौधरी बनने वाले अधिकारियों और पूरे सिस्टम की पोल खोलने वाली खबर के साथ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अहमदाबाद से अगरतला तक, भोपाल से भुवनेश्वर तक, किसी भी राज्य के किसी भी जिले या राजधानी में जाइए, एक न एक जगह पर किसी भी दल के राज में युवा बेरोजगारी के दलदल में धंसने से बचने के लिए रोजगार मांगता खड़ा मिलेगा। और तब रोजगार के वादे करके हिसाब देने में सरकारों को चौधरी बनना कैसे भारी पड़ता है, ये चेहरा इस बात का सबूत है। जी वीडियो कैसे बनाता बस ये बता दीजिए आप हमें। रुक जाइए एक मिनट रुक जी। वीडियो मिला रहा वीडियो आपने किसने बनवाया था? रुक जाइए। गले में गमछा, बाइक में आगे झोला उठाकर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से नेपाल की तरफ निकल लिए इन भाई साहब को 10 मार्च से पहले कोई नहीं जानता था। इनका नाम दुर्गेश चौधरी है, जिनका 72 सेकंड का वीडियो बुधवार को योगी आदित्यनाथ के व्यक्तिगत ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता है, जिसमें लिखा जाता है, सरकारी नौकरियों हेतु आयोजित परीक्षाओं के समयबद्ध परिणामों एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए श्री दुर्गेश चौधरी जी। राजस्व लेखपाल की भर्ती आई सरकार के द्वारा, जिसमें हमने लिखित परीक्षा भी दिया। उसके बाद से हमारा नाम इंटरव्यू के लिए भी सिलेक्शन हुआ। इंटरव्यू देने के बाद फिर हमारा फाइनल रिजल्ट आया, जिसमें मैं राजस्व लेखपाल पद पे चयनित हो गया था। इस दरमियान हमारी लिखित परीक्षा से लेकर अंतिम सिलेक्शन तक पूरी निष्पक्षता के साथ वर्क किया गया था इस पे सिलेक्शन प्रोसीजर में। इसके बाद इस वीडियो में आगे लिखा गया, 4 साल में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी। और फिर कुछ ही देर बाद 4 लाख नौकरी देने वाले दावे के साथ लेखपाल की नौकरी पाकर धन्यवाद देते दुर्गेश चौधरी के वीडियो वाले ट्वीट को हटा दिया जाता है। इसे अधिकारियों की अनदेखी कहें या फिर गंभीर लापरवाही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से जो वीडियो ट्वीट हुआ, वो दरअसल उनकी सरकार के दौरान भर्ती का था ही नहीं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कई अधिकारी दावों की तस्दीक भी करते हैं या फिर सरकार की तारीफ में कुछ भी ऐसे ही ट्वीट कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार 2017 में बनी है। सवाल उठा दुर्गेश चौधरी क्यों अभी सरकार की नौकरी पाने के लिए शुक्रिया करने लगे। आज तक की टीम महाराजगंज में दुर्गेश चौधरी के घर तक पहुंचती है, जहां से दुर्गेश बाबू नेपाल की तरफ जाते मिलते हैं। वीडियो कैसे बनाता बस ये बता दीजिए आप हमें। रुक जाइए एक मिनट रुक जी। वीडियो मिला रहा वीडियो आपने किसने बनवाया था? रुक जाइए। कौन बनाया था कि कोई दूसरा बनाया? कौन आया था लेने? आखिर
सीएम के ट्विटर हैंडल कैसे गया वीडियो आपका? अब वो जहाँ दुर्गेश जी डाला बताइए। है वो बात अरे भाई बता दीजिए, कौन सा बता दीजिए, आप बता दीजिए भैया। जो डाला है उसके बाद इसके बाद दुर्गेश चौधरी बाइक लेकर आगे बढ़ने लगे। वाली करेंगे तो लेखपाल दुर्गेश चौधरी रुके नहीं, नेपाल चल दिए और पूरे उत्तर प्रदेश समेत देश के बेरोजगारों के लिए सवाल छोड़ गए। दरअसल सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताने के लिए बाकायदा एक टीम तमाम वीडियोज और पोस्ट को शेयर करती है, जिससे सरकार के अच्छे कामों के बारे में जनता को पता कर सके। लेकिन जिम्मेदारी इस बात की भी होती है कि उनमें किए गए सभी दावों की पुष्टि की जाए और उसके बाद उनको सार्वजनिक किया जाए, वरना अंजाम ऐसा ही होता है जैसा दुर्गेश चौधरी के मामले में हुआ। और अब सरकार की किरकिरी हर तरफ हो रही है। क्या रोजगार पर भ्रामक दावे करने की वजह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, जिसकी हालत यह है कि अखिलेश राज के आखिरी साल में निकली कई नौकरियों में भी भर्ती प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है। 2016 में निकली सरकारी नौकरियों को भरने का काम अब भी यूपी SSC में चल रहा है। दावा है कि 2017 के बाद यूपी SSC से निकली ग्रुप C की एक भी नौकरी किसी को नहीं मिल पाई, जिसके कारण अब भी यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के दफ्तर के आगे खड़े नौजवान कछुए से चलती भर्ती प्रक्रियाओं का हाल जानने पहुंचते हैं। मैं सहायक कनिष्ठ 2016 भर्ती से हूं सर। ये इसका विज्ञापन दिसंबर 2016 में आया था। दिसंबर 2016 में आया था। इसमें 3 चरणों में भर्ती संपन्न होनी थी। लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट और साक्षात्कार होना था। 2016 से इसमें लिखित परीक्षा के बाद 4264 लड़के सफल हुए हैं और उस 4264 लड़के अपने भर्ती पूर्ण होने के इंतजार में 2016 से 2021 तक 4-5 वर्षों तक इंतजार के बाद आज तक सिर्फ टाइपिंग टेस्ट हुआ है। उसका भी रिजल्ट आना है और साक्षात्कार बाकी है। कब तक ज्वाइनिंग होगी इसका कोई अंदाजा नहीं। गन्ना पर्यवेक्षक 2016 की वैकेंसी आई हुई है, जो हम लोगों ने कई बार धरना दिया, तब जाके 2019 में अगस्त में पेपर हुआ। उसके बाद में फिर रिजल्ट इसका दिसंबर में रिजल्ट आया। उसके बाद जनवरी 2020 में इसका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू हुआ 1 साल से ऊपर होगा, लेकिन इसका अंतिम परिणाम अभी तक नहीं जारी किया गया। संभव है किसी कारण उत्तर प्रदेश हो या कोई और राज्य सरकार रोजगार पर दावों का चौधरी बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन दावों को मुंह छिपाना पड़ जाता है। महाराजगंज से अमितेश त्रिपाठी के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। सरकारी दफ्तरों में पद खाली रहते हैं, काम लटकता है तो फाइलों के आगे बढ़ने की रफ्तार 9 दिन चले 2.5 कोस जैसी हो जाती है। जनता का काम फंसता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा और चढ़ावा भी मिलता है। और इसीलिए आज की दस्तक है, सरकारी नौकरियों में भर्तियों को लटकाने वालों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नौकरियों में बिना कारण देरी पैदा करने वालों के खिलाफ सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने वाला केस दर्ज करके एक्शन लेना चाहिए। आप हमारी इस दस्तक से सहमत हैं तो अपनी राय ट्वीट कीजिए, हमें भेजिए। दरअसल समस्या रोजगार से जुड़ी भर्ती परीक्षाओं में रिजल्ट और नियुक्ति समय से दे पाना ही नहीं है, बल्कि परीक्षा भी पारदर्शी ढंग से न करा पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। स्थिति यह होती है कि भर्तियां निकल भी जाएं तो पेपर लीक हो जाते हैं, रिजल्ट में धांधली के इतने आरोप लग जाते हैं कि फैसला और नियुक्ति ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। और यही मध्य प्रदेश में अब एक बार फिर से हुआ है। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, ये वो छात्र हैं जिन्हें आगे देश में कृषि और किसान दोनों के विकास की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठानी थी। भारत माता की, भारत माता की। लेकिन जब मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की परीक्षा धांधली के अंधेरे में नजर आने लगी तो इंसाफ की रोशनी के लिए मोमबत्ती लिए ये अलग अलग शहरों में प्रदर्शन करने लगे। बंद करो रे, बंद करो, अरे बंद करो रे, बंद करो, अरे फर्जी वाला बंद करो। इंदौर के कृषि विश्वविद्यालय के बाहर ये छात्र प्रदर्शन करते हैं। अरे नेवी बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, नेवी बोल, नेवी बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल।
उनकी नाराजगी की वजह जान लीजिए। 10 और 11 फरवरी को मध्य प्रदेश में कृषि विकास अधिकारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा हुई। 868 पदों के लिए ऑनलाइन टेस्ट हुआ। परीक्षा कराने की जिम्मेदारी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को दी गई थी, लेकिन ऑनलाइन परीक्षा में शामिल रहे एमपी के हजारों छात्र प्रदर्शन करते हैं। आरोप ये है कि परीक्षा में टॉप 10 में आए सभी लोग ग्वालियर चंबल संभाग से ही पाए गए। पेपर में कुछ सवालों के गलत जवाब बोर्ड ने तय कर दिए थे। आरोप है कि टॉप करने वालों ने भी उसी गलत जवाब के विकल्प पर ऑनलाइन परीक्षा में निशान लगाया। अब छात्रों ने इस परीक्षा में धांधली की शिकायत पुलिस तक से कर दी। बर्बादी की तरफ जा रहा है। अगर इस तरह पेपर लीक होते रहे, और माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी बोला है कि अगर व्यापम जैसे घोटाले अगर पेपर लीक होते रहे तो पूरी तरीके से शिक्षा प्रणाली खत्म हो जाएगी। निश्चित तौर से व्यापम 2 है। व्यापम नंबर 1 में 50 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, और इसी तरह का घोटाला हुआ था जिस तरह का ये है। मुख्यमंत्री जी शिवराज जी ने भी जांच के आदेश दिए, उसकी जांच होगी और जांच में जो सही होगा वो निकल के आएगा, और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा का रिजल्ट रोक दिया गया है जब तक जांच नहीं होगी पूरी, जब तक रिजल्ट नहीं निकलेगा। जांच तक रिजल्ट रुका रहे। जांच सही रही तो परीक्षा रद्द होगी, फिर कब होगी या जांच में ही फंसी रहेगी नौकरी, इसका जवाब तो अभी कोई देगा ही नहीं। यानी तब तक इन युवाओं के रोजगार का मौका लटका रहेगा। तो परीक्षा पारदर्शी तरीके से कराने की भी जवाबदेही तय होगी। ये नौकरी देने का काम पंचवर्षीय योजना बनाकर रखा जाएगा। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। अब बेरोजगारी के खिलाफ और रोजगार दिलाने के लिए दस्तक की मुहिम की दोनों रिपोर्ट्स को देखने के बाद आइए एक नजर से सोचिए, क्या हमारे देश में नौकरी पाना, सरकारी नौकरी पाना बहुत कठिन है और एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाकर टिकट लेकर विधायक, सांसद दोबारा बन जाना बहुत सरल है? क्योंकि चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की एक रिपोर्ट आई है। यह रिपोर्ट कहती है कि 2016 से 2020 के दौरान अलग अलग दलों के 405 विधायकों ने अपनी पार्टी छोड़ दी और फिर से चुनावी मैदान में हाथ आजमाया। रिपोर्ट के अनुसार उन 5 साल के दौरान सबसे ज्यादा 188 विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा, चुनाव भी लड़ लिया। 2016-2020 के दौरान हुए विधानसभा और लोकसभा चुनावों के समय अकेले कांग्रेस के 170 विधायक दूसरे दलों में शामिल हो गए। एडीआर की रिपोर्ट यह भी कहती है कि दल बदलने वाले विधायकों के कारण 5 साल में हमारे देश के 5 राज्यों में सरकारें गिर गईं। मतलब आसानी से दल बदलकर विधायक, सांसद बनकर सत्ता का स्वाद नेता चखते रहते हैं और आप और हम यानी कि आम आदमी, हमारे देश का नौजवान देखता रहता है और सोचता रहता है कि हमें रोजगार कब मिलेगा। मतलब राजनीति जहां भी हावी होगी वहां अधिकारों पर अतिक्रमण होगा ही। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में 1900 लोगों के लिए एक अस्पताल या क्लिनिक है, जबकि भारत में, हमारे देश में प्रति 400 लोगों पर एक धार्मिक स्थल जरूर है। आस्था का सम्मान होना बहुत जरूरी है, आप और हम सब करते हैं, लेकिन आस्था और अतिक्रमण का फर्क समझना भी बेहद बेहद जरूरी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार का एक निर्देश बड़ी दस्तक देता है, राहत देता है। में किसी का भी हो, किसी ठेस तो पहुंचाना बेकार है। ये न्याय संगत आदेश नहीं, एक बार स्थापित हो गई है उसी तरीके हो ही रही है, वो हटना नहीं चाहिए। वैसे तो कायदा तो यही है। इतनी हलचल अचानक उत्तर प्रदेश में इसलिए हुई है क्योंकि आगरा में सड़क घेर कर बनी मजार हो या चित्रकूट में छोटे छोटे मंदिर की सड़क पर कब्जा करके बनी हुई फौज, चाहे बुलंदशहर में सड़क के बीचों बीच खड़ी दरगाह हो या फिर फिरोजाबाद में रोड को बांटते हुए बना ये मंदिर, ये सारे धार्मिक स्थल जो अवैध रूप से कब्जा करके विकास की जमीन पर बने हैं, इन्हें अब उत्तर प्रदेश में हटाने का बड़ा फैसला सरकार ने लिया है।
इसके बारे में पहले संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव से जान लीजिए। बेशक यूपी सरकार ने सार्वजनिक सड़कों पर बने मंदिर मस्जिदों को हटाए जाने का फैसला अब किया हो, लेकिन इसकी तैयारी काफी लंबे समय से चल रही थी। इसके लिए बाकायदा अधिकारियों को ताकीद की गई थी कि ऐसी जगहों की जल्द से जल्द पहचान की जाए और अब 14 मार्च तक इसकी एक लिस्ट सरकार को दी जानी है ताकि इनको हटाए जाने का काम शुरू हो सके और उत्तर प्रदेश में सड़कों पर विकास का कार्य किया जा सके। तो हुआ क्या है, इस तस्वीर को देखकर समझिए। जैसे आगरा में सड़क बनी, लेकिन ये मजार देखिए, ये मजार ऐसे सड़क के बीच में है जिसके कारण इन बुजुर्ग के पास यही ऑप्शन रह गया कि या तो बीच सड़क से खतरा लेकर गुजरे या फिर जिस तरह मजार से बचकर जा रहे हैं ठीक इस तरह जाएं। दूसरे एंगल से देखिए कैसे ये मजार बीच सड़क में दाखिल होती है। इस धार्मिक स्थल को धर्म के हिसाब से आस्था की नजर से छोड़कर जनता की सहूलियत और विकास से जोड़कर देखिए, क्या इसे यहाँ पर होना चाहिए? इसीलिए उत्तर प्रदेश की सड़कों, गलियों और फुटपाथों पर अवैध कब्जा करके बने सभी धार्मिक स्थलों को हटाया जाएगा। 1 जनवरी 2011 के बाद जो भी धार्मिक निर्माण सार्वजनिक जगह पर कब्जा करके हुआ, उसे हटाने का निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग की तरफ से सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को इस आदेश से जुड़ी चिट्ठी भेज दी गई, जिसके बाद आगरा की सड़क पर मौजूद ये मजार हटेगी तो हटना फिरोजाबाद के इस मंदिर को भी होगा जो सड़क के बीच में घेर कर बना है। अगर ये 2011 यानी 10 साल के भीतर तैयार किया गया। चंदौली में दुकानों से आगे और सड़क की जगह पर बने इस मंदिर को देखिए, जहां से लोग पैदल आसानी से जा सकते थे, उन्हें अब गाड़ियों के पास से गुजरना पड़ता है। तो ये मंदिर भी यूपी सरकार के नए निर्देश की निगरानी में आएगा और फिरोजाबाद की ये मजार भी हटाई जाएगी जो बीच में बनकर अब जगह घेरती है। लेकिन सरकार के फैसले पर जनता क्या कहती है, जरा ये सुनते हैं। गलत है ये तो थोड़ा। क्या कहना, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो धार्मिक स्थल जो जहाँ पर है वहीं रहना चाहिए बस। धार्मिक किसी का भी हो, किसी ठेस तो पहुँचाना बेकार है। हम तो जो चीज जहाँ है वो वहीं रहना चाहिए। लोगों की आस्था जुड़ी हुई है हमारे यहाँ के लोगों की। अब ऐसा कार्य होगा तो विरोध होने लगेगा, सारी जनता यहाँ की विरोध कर देगी, सड़क पे आ जाएगी। तो इससे हम लोग का जो धार्मिक स्थल है अपने स्थान पे ही रहना चाहिए, सड़क की व्यवस्था अलग से कहीं कराई जाए। यही वो आस्था है जो धीरे से सड़क, गली, फुटपाथ पर अतिक्रमण कर लेती है। जबकि 29 सितंबर 2009 को देश की सर्वोच्च अदालत ने सभी राज्यों को निर्देश देते हुए कहा था, धर्म और भगवान के नाम पर कोई भी अवैध धार्मिक स्थल सड़क, पार्क या दूसरी सार्वजनिक जगह पर नहीं खड़ा किया जा सकता। अप्रैल 2016 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सभी को पैदल चलने का अधिकार है। भगवान कभी किसी के पैदल चलने के रास्ते में बाधा खुद नहीं बनना चाहते। अब इसी मंशा के साथ यूपी सरकार के निर्देश पर जिलाधिकारी 14 मार्च तक बताएंगे कि शहर में कितने धार्मिक स्थल अवैध रूप से बने हैं। तो बुलंदशहर में बीच सड़क पर चौराहे की जगह पर घेर कर बनी हुई इस दरगाह को शायद हटना पड़े और झांसी में फ्लाईओवर के नीचे आम लोगों के आने जाने की जगह पर बना हुआ मंदिर भी हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सब विरोधी कर रहे हैं, कुछ लोग सरकार के समर्थन में भी खड़े हैं। मज़हब इस्लाम ये कहता है कि किसी भी नाजायज जगह पर, किसी भी कोई झगड़े की जगह पर या नाजायज जगहों पर धार्मिक स्थल बनाना दुरुस्त नहीं है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि अगर जायज़ तरीके पे जो भी धार्मिक स्थल बने हुए हैं उन धार्मिक स्थलों को हरगिज़ न छेड़ा जाए और जो नाजायज़ जगहों पर बने हैं उसके बारे में सरकार क्या करती है वो सरकार बेहतर जानती है। जो सड़क के किनारे जो हुए निर्माण हुए, चाहे वो मंदिर के रूप में हो या मस्जिद हो या कोई भी धार्मिक स्थल हो, उनको हटाने का जो निर्णय शासन का है वो स्वागत योग्य है, क्योंकि कभी भी डेवलपमेंट पर ये चीजें हावी नहीं होना चाहिए। ऐसे फैसलों का स्वागत ही होना चाहिए। इसे धर्म या राजनीति के चश्मे से ना देखिए, क्योंकि राजनीति क्या करती है दिल्ली में चलिए देखिए। इसी साल जनवरी के पहले हफ्ते में दिल्ली के चांदनी चौक में सौंदर्यीकरण प्रोग्राम के तहत इस मंदिर को हटना पड़ा तो बीजेपी ने इसका विरोध किया, आम आदमी पार्टी ने भी और कांग्रेस ने भी। सबको यहाँ पर मंदिर चाहिए था। फरवरी में सबने मिलकर मंदिर बनवा भी दिया। स्थानीय लोगों ने रातों रात मिलकर इस मंदिर का निर्माण किया और आप देख सकते हैं कि वही प्राचीन प्रसिद्ध हनुमान की मूर्ति दोबारा स्थापित की गई है। स्टील और लोहे से पूरा मंदिर दोबारा बनाया गया है। इतना ही नहीं, प्रशासन ने, खासकर अगर बात करें निगम प्रशासन ने, सदन में बाकायदा सदन बुलाया और उसके बाद से एक प्रस्ताव भी पास किया गया कि जो मंदिर यहाँ पर हैं फिलहाल यहीं पर रहेंगे, क्योंकि इनकी वजह से किसी भी तरह का अवरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है।
यूपी में सरकार ने भी फैसला लिया है कि 6 महीने के वक्त में जो धार्मिक स्थल अवैध रूप से सड़क गली फुटपाथ पर हैं, उन्हें दूसरी जगह स्थानांतरित करने का रास्ता देखा जाएगा या फिर हटा दिया जाएगा। बस अब जरूरत है कि राजनीति ना हो और लोग आस्था और अतिक्रमण के बीच के फर्क को समझ लें। दिल्ली में राम किंकर सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। धर्म के नाम पर राजनीति में वोटों को कब्जाने वाले अतिक्रमण के कारण ही हमारे देश में स्थिति क्या है, ये आप भी देखिए। हमारे देश में जनता के लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल से ज्यादा धार्मिक स्थल हैं। 2001 से 2011 के बीच भारत में 10 साल के अंदर धार्मिक पूजा घर 26% की दर से बढ़े, जबकि अस्पतालों का निर्माण उनसे आधे यानी कि 13% की दर से ही बढ़ पाया। 2011 की जनगणना के दौरान ही ये बात पता चली कि 30,13,315 धार्मिक स्थल हैं, यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, बौद्ध मठ और दूसरे पूजा घर, जबकि इनके मुकाबले हमारे देश में स्कूल, कॉलेज की संख्या 21,06,709 ही है। बस सोचिए। छोटा सा ब्रेक, होते हैं हाजिर। आप देखते रहिए आज तक। नीचे। और नथु क्या खबर है? खबर बहुत खराब है पप्पू भैया, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बड़े बड़े टैंक आ रहे हैं। अरे हम भी तो फाइटर प्लेन लेके आएंगे ना, खट 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 मुंह तोड़ जवाब देंगे ऐसे। हाँ, समाचार सुना रहे हैं या अफवाह फैला रहे हैं? ऐसी खबरों की हजामत करते हैं हम। खबरों के लिए आज तक, अफवाहों के लिए कोई। आज तक सबसे तेज।
आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। आज तक के वीडियोस देखिए HD क्वालिटी में भी। आज ही YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए आज तक HD चैनल, सबसे तेज सबसे ज्यादा। आज तक के बेमिसाल 20 साल और एक नया अंदाज। KEI वायर्स एंड केबल। और नथु क्या खबर है? खबर बहुत खराब है पप्पू भैया, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बड़े बड़े टैंक आ रहे हैं। अरे हम भी तो फाइटर प्लेन लेके आएंगे ना, खट 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 मुंह तोड़ जवाब देंगे ऐसे। हाँ समाचार सुना रहे हो या अफवाह फैला रहे हो? ऐसी खबरों की हजामत करते हैं हम। खबरों के लिए आज तक, अफवाहों के लिए कोई। आज तक सबसे तेज। व्हाट्सएप को लेकर कई तरह के सवाल पिछले कुछ दिनों में उठे हैं, खासकर तब से जब नई प्राइवेसी पॉलिसी का ऐलान व्हाट्सएप की ओर से किया गया। अब व्हाट्सएप से जुड़ी कुछ ऐसी और जानकारी सामने आई है जो आप सभी के लिए जरूरी नहीं, बेहद जरूरी है। हैकर्स के लिए व्हाट्सएप एक सॉफ्ट टारगेट बना हुआ है। अब एक रिपोर्ट सामने आई है जिसे लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हैकर ने व्हाट्सएप का एक फेक ऐप बनाया है। इस ऐप को इस तरह से डिजाइन किया गया ताकि वो यूजर्स के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके। इस फेक ऐप को आईफोन के लिए बनाया गया। इसके जरिए यूजर्स के आईफोन पर फेक व्हाट्सएप के जरिए एक कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉल करा दिया जाता है। इसकी मदद से हैकर्स फोन की UDID और IMEI की जानकारी हासिल कर लेते थे। एक रिपोर्ट के अनुसार इसका खुलासा यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का साइबर स्पेस रिसर्च लैब, सिटीजन लैब और मदरबोर्ड ने किया है। इन सब ने फेक व्हाट्सएप के बारे में जानकारी दी है। फेक व्हाट्सएप के साइट को व्हाट्सएप की ऑफिशियल साइट की तरह बनाया गया था, जिसमें ऑफिशियल लोगो और ब्रांडिंग का भी उपयोग किया गया। वहां पर ऐप को इंस्टॉल करने के स्टेप्स भी बताए गए। व्हाट्सएप ने सिक्योरिटी ब्रीच की बात मान ली है। कंपनी के स्पोक्स पर्सन ने मदरबोर्ड को बताया है कि वो स्पाईवेयर कंपनियों के दुरुपयोग का विरोध करते हैं। दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप को मॉडिफाई करना उनकी सेवा की शर्तों का उल्लंघन है। वो कोर्ट में इस तरह की एक्टिविटी के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। चैट को सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए फोन के ऐप स्टोर से ही व्हाट्सएप डाउनलोड करें। थर्ड पार्टी से डाउनलोड किए गए व्हाट्सएप को कंपनी टेम्पररी बैन कर सकती है ताकि ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से ही लोग इसे डाउनलोड करें और आपका डेटा सुरक्षित रह सके। न्यूज तक ब्यूरो। अमित शाह जी का स्टेटमेंट है कि हम रिव्यू करेंगे, स्टेटमेंट देना होगा तो दोबारा दे सकते हैं। क्या स्टेट्स यूनियन टेरिटरी बनती है या यूनियन टेरिटरी स्टेट्स बनती है? देखिए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ सीधी बात, शनिवार रात 8 बजे, रविवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ आज तक पर। आपके खिलाफ भी केसेस किए उन्होंने। मुझे कोई गम नहीं। महबूबा के खिलाफ मुझे ये जेल रखें, फांसी दें, कब्र में उतारें। फारूक अब्दुल्ला इज नॉट अफ्रेड। देखिए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ सीधी बात, शनिवार रात 8 बजे, रविवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ आज तक पर। जो पार्टी कश्मीरियत के लिए खड़ी हुई थी 370 जो सब पता नहीं कौन? महबूबा जी आपके साथ खड़ी रही, इसका बाप खड़ा रहा अगेंस्ट द विशेस ऑफ द पीपल, उसके साथ ये कर रहे हैं। कल ये जो आज आपके साथ खड़े, इनका भी यही हाल। देखिए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ सीधी बात, शनिवार रात 8 बजे, रविवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ आज तक पर। आज तक के वीडियोस देखिए HD क्वालिटी में भी। आज ही YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए आज तक HD चैनल, सबसे तेज सबसे ज्यादा। ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म सीखिए मीडिया के दिग्गजों के साथ। ज्वाइन करें इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट। रजिस्टर करने के लिए www.indiatodaymediainstitute.in पर विजिट करें। बाय सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सर्वाधिक भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली, सह प्रायोजक लिंक अटूट पैड लॉक्स, अब 2 करोड़ की कॉम्बिनेशन में लिंक लॉक्स, 21 खूबियों वाली लक्स कोजी, सुनो तो अपने दिल की।
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पतंजलि एलोवेरा जेल, पिंपल्स रिंकल्स मिटाएं, मॉइस्चराइज ग्लोइंग स्किन पाएं। अहमदाबाद T20 में भारत की करारी हार, इंग्लैंड ने 8 विकेट से दी मात। भारत ने दिया था सिर्फ 125 रनों का लक्ष्य। कोलकाता के SSKM अस्पताल से घर पहुंची ममता बनर्जी। 48 घंटे तक निगरानी में रखना चाहते थे डॉक्टर, लेकिन सीएम के जोर देने पर फैसला। बंगाल और तमिलनाडु में जेपी नड्डा ने किया सरकार बनाने का दावा। इंडिया टुडे साउथ कॉन्क्लेव में कहा, केरल में भी करेंगे अच्छा प्रदर्शन। कोलकाता में संयुक्त किसान मोर्चा का बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। 5 चुनावी राज्यों के किसानों को चिट्ठी में पार्टी के खिलाफ वोट की अपील। कल नंदीग्राम में महापंचायत। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामले 15,000 के पार। अकेले मुंबई में 1600 से ज्यादा केस। राज्य में 56 मरीजों की मौत। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। हार गया जी भारत। हार होनी थी, क्योंकि जिस तरह से भारत ने बल्लेबाजी की थी, 125 रनों का लक्ष्य इंग्लैंड के सामने कुछ भी नहीं था, बौना था। इंग्लैंड ने 2 विकेटें गंवाई, 8 विकेट से यह मुकाबला जीता। कई सारी गेंदें भी थी, लेकिन कई सवाल भारत के सामने रह गए हैं और एक एक कर उन सवालों पर हम रोशनी डालेंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान भी रहेंगे। सुनील गावस्कर, मदन लाल, दोनों दिग्गज हमारे साथ रहेंगे। लेकिन ये हार चुभेगी। हालांकि देखिए, 5 मैच की सीरीज है, भारत 1 मैच हारा है, 4 मैच अभी बाकी हैं। और हम सब कहते थे ना टेस्ट मैचों के बाद, मुकाबला नहीं था, मजा नहीं आया। T20 में इंग्लैंड ने साबित कर दिया कि वो क्यों नंबर 1 हैं। बस भारत को अगर चुभन है तो वो इस बात की, इंग्लैंड नंबर 1 की तरह खेला, लेकिन भारत नंबर 2 की तरह नहीं खेला। सोच में भी और शायद खेल में। 124 रन भारत का 7 विकेट पर यह स्कोर था। शेर सैयद ने 67 बनाए, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या हल्के फुल्के स्कोर थे, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए। इंग्लैंड ने सिर्फ 2 विकेट गंवाई। जेसन रॉय ने 49 रन बनाए। जॉनी बेस्टो ने रन बनाए हैं, बटलर ने रन बनाए हैं, डेविड मलान ने रन बनाए। Finishes it off in style with a 6. So England go 1 up in this T20. तो जैसे मैंने कहा, मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। सुनील गावस्कर साहब हैं, मदन जी भी हैं, और सनी भाई, शुरू आप ही से करता हूं। शायद एक्साइटमेंट थोड़ी ज्यादा थी, उम्मीद थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन भारत इस कदर बल्लेबाजी करेगा ये किसी ने सोचा नहीं था। विराट ने तो कल कहा था ये टीम इंडिया 2.0 होगा, ये तो 2 हट गया, 0 रह गया। देखिए, होता है कभी कभी, ये तो क्रिकेट का खेल ही है। इसी की वजह से तो क्रिकेट में इतनी दिलचस्पी होती है, क्योंकि कभी कभी एक टीम इतना अच्छा खेलती है, दूसरी टीम इतना अच्छा नहीं खेलती है। मैं तो ये कहूंगा कि देखिए, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट श्रृंखला में क्या हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में पहली टेस्ट जीती थी, उसके बाद भारतीय टीम ने वापसी की। यहाँ पे भी जब इंग्लैंड आई थी टेस्ट खेलने के लिए, पहली टेस्ट में क्या हुआ था, इंग्लैंड ने टेस्ट मैच जीती थी, बाकी 3 टेस्ट मैचेस इंडिया ने जीती। तो ये पहली मैच इंग्लैंड ने जीती है और भी 4 मैचेस बाकी है, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। होता है, मुझे कोई चिंता नहीं। चलिए ठीक है। सनी भाई का कहना है कि रिकॉर्ड बुक जो भी है तो 1-0 ही कहेंगे ना। 4 मुकाबले अभी बाकी हैं, रविवार को दूसरा मुकाबला, और कहीं ना कहीं ये कहते हैं ना कि मतलब आप अपने आप को वो ढांढस देते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं यार, पहला मैच वहां पे भी हारे थे।